मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। आज हमारे अध्ययन का विषय है जापान के संविधान की मुख्य विशेषताएं। 1945 में जापान के प्रसिद्ध नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा डाले गए अणु बम के परिणाम स्वरूप 14 अगस्त 1945 14 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और जापान पर मित्र राष्ट्रों का संयुक्त नियंत्रण स्थापित हो गया और उन्होंने जनरल मैकार्थर को जापान में अपना सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया। जनरल मैकार्थर ने जापान के लिए नया संविधान तैयार कराया जो 26 जुलाई 1945 को मित्र राष्ट्रों की सर्वोच्च कमान की ओर से की गई पोस्टम घोषणा पर आधारित था। इस घोषणा में उन सिद्धांतों का उल्लेख था जिनके माध्यम से जापान में सैनिकवाद और शस्त्रीकरण के स्थान पर लोकतांत्रिक तत्वों का उदय हो सका। फरवरी 1946 में ही जनरल मैकार्थर के निर्देशन में नवीन संविधान का प्रारूप तैयार किया गया जिसका उद्देश्य था लोकतंत्र का सूत्रपात करना और जिसमें सम्राट की शक्तियों का अंत करके समस्त प्रभुसत्ता जनता में निहित की गई। 20 जून 1946 को जापान की डायट या विधानमंडल के सम्मुख संविधान का यह प्रारूप रखा गया और 7 अक्टूबर 1946 को डायट के द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया और 3 नवंबर 1946 को सम्राट हिरोहितो ने उसे अपनी स्वीकृति दे दी। 3 मई 1947 को नवीन संविधान लागू कर दिया गया जिसके अनुसार जापान एक प्रभुत्व संपन्न देश बन गया। 3 मई 1947 को लागू किया जापान का वर्तमान संविधान जिसे शोवा संविधान भी कहते हैं। यह पूर्णतः लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। एशिया महाद्वीप के सुदूर पूर्व में स्थित यह देश चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। तो जापान के संविधान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है जनप्रभुता पर आधारित संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन पॉपुलर सॉवरेनिटी। जापान का वर्तमान संविधान अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा तैयार किया गया था और इस कारण कुछ लोग इसे जापानी लोगों पर बलपूर्वक थोपा गया संविधान कहते हैं, किंतु यह दृष्टिकोण सही नहीं है और जापान का संविधान अमेरिका या भारतीय संविधान की भांति जनप्रभुता पर आधारित संविधान है। अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा जापानी संविधान के निर्माण में स्वयं जापान के लोगों की श्रेष्ठ इच्छाओं और मानवीय हितों को ध्यान में रखा गया है और इसके अतिरिक्त जनता द्वारा निर्वाचित डायट अर्थात संसद ने इस संविधान को पुष्टि प्रदान की है और इस कारण यह जनता द्वारा निर्मित संविधान के समान ही हो गया है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम जापान के नागरिक राष्ट्रीय डायट में निर्वाचित अपने प्रतिनिधियों के द्वारा कार्य करते हुए यह घोषणा करते हैं कि प्रभुसत्ता शक्ति जनता के हाथों में है और हम इस संविधान को स्थापित करते हैं। सरकार जनता की पवित्र अमानत है जिसकी सत्ता जनता से प्राप्त की गई है, जिसकी शक्तियाँ जनता के प्रतिनिधियों द्वारा प्रयोग की जाती है और जिसके लाभ जनता भुगती है। तो जापान के संविधान की नेक्स्ट विशेषता है लिखित और अपेक्षाकृत संक्षिप्त संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत और अन्य देशों के समान ही जापान का संविधान एक लिखित प्रलेख के रूप में है जिसमें 11 अध्याय और 103 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की भांति जापान के संविधान में भी
संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है और अनुच्छेद 98 में यह घोषणा की गई है कि यह संविधान राष्ट्र का सर्वोच्च कानून होगा और इसके उपबंधों से विरोध रखने वाला कोई कानून व अध्यादेश, साम्राज्यवादी अनुदेश अथवा सरकार का अन्य कार्य अथवा इनका कोई भाग वैध नहीं होगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 99 में भी कहा गया है कि सम्राट अथवा संरक्षक राज्य के मंत्रियों, डायट के सदस्यों व अन्य सार्वजनिक अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे संविधान का आदर करें और इसके उपबंधों के अनुसार ही कार्य करें। संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की भी व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट विशेषता है कठोर संविधान, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जापान का संविधान न केवल लिखित वरन कठोर संविधान है, क्योंकि इसमें संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 96 में किया गया है और इस संशोधन प्रक्रिया के 2 चरण हैं। पहला, संशोधन की प्रस्तावना और इसकी पुष्टि। नवीन संविधानता की कठोरता इस बात से दृष्टिगोचर होती है कि 1947 से लेकर आज तक जापान के संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ है। नेक्स्ट विशेषता है लोकतंत्रीय आदर्शों का मूर्त रूप। शासन की जो वास्तविक शक्ति है वो मंत्रिमंडल में निहित है और मेजी संविधान के अंतर्गत सम्राट के दैवीय अधिकारों को स्वीकार किया गया था और सभी शक्तियों का स्रोत सम्राट था। किंतु वर्तमान संविधान राजतंत्र के स्थान पर डेमोक्रेसी की स्थापना करता है और जिसमें सम्राट की स्थिति मात्र एक नाम मात्र की है और शासन की जो वास्तविक शक्तियां हैं वो मंत्रिमंडल में निहित है, जो कि जनता के द्वारा निर्वाचित डायट के प्रति उत्तरदायी है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 3 में यह लिखा है कि राज्य से संबंधित सम्राट के सभी कार्यों के लिए मंत्रियों के परामर्श तथा अनुमोदन की आवश्यकता होगी और आर्टिकल 4 में लिखा है कि सरकार के बारे में सम्राट के पास कोई शक्ति नहीं होगी। संविधान के आर्टिकल 15 में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है और जापान में 20 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक स्त्री पुरुष को मत देने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट विशेषता है मौलिक अधिकार और कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। जापान के संविधान के 3 अध्याय में अनुच्छेद 10 से लेकर अनुच्छेद 40 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट विशेषता है एकात्मक शासन। मेजी संविधान की भांति ही जापान के वर्तमान संविधान के द्वारा भी जापान में एकात्मक शासन की व्यवस्था की गई है और इसमें संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित हैं। केंद्रीय सरकार प्रशासनिक सुविधा और कुशलता की दृष्टि से कुछ शक्तियां राज्यों को दे सकती हैं, लेकिन इन इकाइयों या राज्यों की शक्तियों का अस्तित्व केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है और समस्त देश के लिए कानून निर्माण हेतु एक ही डायट या संसद है और सारे देश पर शासन चलाने के लिए एक ही मंत्रिमंडल है। नेक्स्ट विशेषता है संसदीय शासन। अमेरिकी राजनीतिज्ञों द्वारा जापान में अमेरिका के समान अध्यक्षात्मक शासन नहीं वरन ब्रिटेन के समान संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है और वहाँ पे जापान का जो सम्राट है वो ब्रिटिश सम्राट की भांति कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान है और वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल में निहित है, जिसे डायट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री के लिए डायट का सदस्य होना अनिवार्य है और संविधान के आर्टिकल 68 में लिखा है कि अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह से नियुक्त किए जाएंगे
और प्रधानमंत्री उन्हें हटा भी सकता है। इसी अनुच्छेद के अनुसार अधिकतर मंत्री डायट में से ही लिए जाएंगे और संसदीय व्यवस्था के संबंध में संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 66 है, जिसमें कहा गया है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से डायट के प्रति उत्तरदायी होगा। संविधान में यह भी कहा गया है कि यदि डायट का निम्न सदन प्रतिनिधि सभा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे या अन्य किसी तरीके से मंत्रिमंडल में अविश्वास व्यक्त करे तो समस्त मंत्रिमंडल को अपना त्यागपत्र देना होगा। अतः संसदीय शासन के सभी प्रमुख लक्षणों को जापान में अपनाया गया है। नेक्स्ट विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। 1947 के शोवा संविधान के पूर्व जापान एक धर्माचार्य राज्य रहा था और जापान में शिंटो धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त थी। शासन की ओर से शिंटो धर्म को पूर्ण प्रोत्साहन दिया जाता था और प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी सम्राट को ही धर्म का अध्यक्ष माना जाता था। किंतु नवीन संविधान शोवा संविधान के द्वारा जापान में भारत की ही तरह धर्मनिरपेक्ष राज्य को अपनाया गया है और सरकार की दृष्टि में अभी सभी धर्म समान हैं और जापान राज्य अथवा सरकार का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। सभी नागरिकों को इच्छानुसार धर्म का पालन प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। नेक्स्ट विशेषता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। न्यायपालिका शासन का एक स्वतंत्र अंग है और उस पर व्यवस्थापिका या कार्यपालिका का नियंत्रण नहीं है। आर्टिकल 76 में कहा गया है कि न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का पालन करने में बिल्कुल स्वतंत्र होंगे और केवल उस संविधान तथा कानून का ही पालन करेंगे। न्यायिक संगठन के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे अपनी कार्यप्रणाली के संबंध में स्वयं नियम निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है। भारत और अमेरिका की तरह जापान में भी न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है और इस संबंध में आर्टिकल 81 में लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय अंतिम न्यायालय है जो इसे किसी भी कानून, आदेश, व्यवस्था तथा सरकारी कार्य की संवैधानिकता के निर्णय का अधिकार प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन की इस व्यवस्था से सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि हुई है और वह संविधान का व्याख्याता और संरक्षक बन गया है। जापान की न्यायपालिका की एक अन्य विशेषता यह है कि यद्यपि न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्रिमंडल करता है, किंतु इन नियुक्तियों की पुष्टि लोक निर्णय के अंतर्गत जनता द्वारा की जानी आवश्यक है। इस व्यवस्था के समर्थक ऐसा मानते हैं कि इससे न्यायाधीश जन इच्छा के प्रतीक बन गए हैं, किंतु संविधान के अंतर्गत की गई इस व्यवस्था से न्यायाधीशों के दलीय राजनीति में फंसने और उसकी स्वतंत्रता पर आघात पहुंचने की आशंका रहती है। नेक्स्ट विशेषता है युद्ध का परित्याग। 1947 के संविधान की सर्वाधिक मौलिक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय नीति के रूप में युद्ध को त्यागने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट विशेषता है दोहरी प्रणाली का अंत और नागरिक शासन की सर्वोच्चता। युद्ध के परित्याग को व्यवहारिक रूप प्रदान करने हेतु सैनिक तत्वों को नियंत्रित रखना आवश्यक था। अतः नवीन संविधान के अंतर्गत मेजी संविधान की दोहरी प्रणाली का अंत कर दिया गया। मेजी संविधान की दोहरी प्रणाली के अंतर्गत सम्राट सैनिक मामलों में सर्वोच्च युद्ध परिषद से और अन्य सैनिक मामलों में मंत्री परिषद से परामर्श किया करते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत 1930 के बाद सैनिक तत्व बहुत शक्तिशाली हो गए। नवीन संविधान के अंतर्गत दोहरी प्रणाली का अंत कर सारी शक्तियां मंत्रिमंडल अर्थात नागरिक सत्ता को दे दी गई हैं। आर्टिकल 66 में का लिखा है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री अनिवार्यतः असैनिक होंगे। और जापान के संविधान की नेक्स्ट विशेषता है स्थानीय स्वय शासन की व्यवस्था।
स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था का कार्य सामान्यतः व्यवस्थापिका को सौंप दिया जाता है, लेकिन जापान के संविधान में इस संबंध में जो व्यवस्था की गई है वो आर्टिकल 92 से 95 तक में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है। और आर्टिकल 93 में ये लिखा है कि स्थानीय संस्थाएं वाद विवाद के लिए संस्थाएं स्थापित करेंगी। उनकी कार्यपालिका अधिकारियों, उनके सदस्यों और कानून द्वारा निर्धारित कर्मचारियों की नियुक्ति आम चुनाव द्वारा होगी। इसी तरह इस संबंध में आर्टिकल 94 में लिखा है कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को अपने क्षेत्र में कानून के अनुसार प्रशासन तथा संपत्ति के प्रबंध आदि का अधिकार प्राप्त होगा। ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड आदि देशों के समान ही जापान में स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ व्यवस्था है और इसने प्रजातंत्रीय व्यवस्था का आधार तैयार किया है।